अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड के जितने भी कंपोजिशन थे उसके बारे में देख लिए। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए का है, अगर डीएनए डीएनए का है, तो इसमें क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा। और नाइट्रोजन बेस में क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेस में ए जी सी टी, डीएनए है ना, डीएनए टी, और प्लस में फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है। और अगर आरएनए, अगर आरएनए है तो यहां पर क्या चेंज कर जाएगा, राइबोज हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज हो जाएगा। और नाइट्रोजन बेस ए जी सी यू है, और बाकी फॉस्फेट ग्रुप वही रहे। ठीक है। और अगर न्यूक्लियोटाइड में से हम माइनस कर देंगे क्या, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा दिए, निकाल दिए। ठीक है ना, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिए। ठीक है ना, तो ये बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। चलो शांत हो जाओ। तो देखो, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, पहले आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले होगा शुगर, तो शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा शुगर होगा, पेंटोज, ये है पेंटोज। 5 कार्बन रहेगा इसमें। देखो यहाँ पर इस तरह से इस तरह से है। ठीक है ना, इस तरह का पेंटोज शुगर होगा। और इस शुगर मॉलिक्यूल से क्या जुड़ जाएगा, इस शुगर मॉलिक्यूल से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और पहले से ये इस तरह से। ठीक है ना, लेकिन अब इसको हमको बनाना है क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब इसको न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो शुगर के साथ क्या जोड़ देंगे, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। आरएनए में क्या क्या जुड़ सकता है,
या तो यहाँ पर ए होगा या फिर जी होगा या फिर सी होगा या फिर सी और या तो ये होगा या जी होगा या सी होगा या होगा, यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है ना। और फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ेगा? तो फॉस्फेट ग्रुप यहां से जुड़ेगा। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है? तो देखो ये होता है H3PO3, दिखाए थे H3PO3। इसमें क्या है? P है, ऊपर में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये है OH OH और H3PO3 हो गया। लेकिन यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन सब हट जाएगा तो क्या बचेगा? इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, और यहाँ पर बीच में ये है फॉस्फेट ग्रुप। ये है फॉस्फेट ग्रुप। क्या हुआ? कहाँ पे? यहाँ पे H3PO4 है, ठीक है ना, PO4 है, H3PO, ठीक है। तो देखो अब जुड़ गया है नाइट्रोजन बेस भी और पेंटोज शुगर भी और फॉस्फेट ग्रुप भी। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, PR और A या फिर G या फिर C या फिर U, ये तीनों आपस में जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। और ये किसका होगा? RNA, ठीक है ना। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल कितना बड़ा जो है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, एक और न्यूक्लियोटाइड, ऐसा ही, और जुड़ते जुड़ते क्या बना देगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीमर बन गया तो वो बन के न्यूक्लिक एसिड। कौन? राइबोज, राइबोज शुगर। ये फॉस्फेट है, ये राइबोज है, ये नाइट्रोजन बेस है। इसको बना, शांत हो जाओ। तो ये हम लोग बनाए थे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, ये बनाए थे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोले थे, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लियोटाइड को हम लोग न्यूक्लिक एसिड नहीं बोलते, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेगा तब बनेगा क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो अब जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेगा? तो देखो इसमें जोड़ते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसमें जोड़ते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इसके नीचे एक और पेंटोज शुगर बनाएंगे। अगर आरएनए है तो आरएनए में कौन सा शुगर बनाएंगे? पेंटोज, राइबोज वाला, जैसा कि ये है, ये भी राइबोज। ध्यान से देखो, इसमें भी H है, यहाँ OH है, यहाँ पर यहाँ H है, और ऊपर में फॉस्फोरिक ग्रुप, H2 ग्रुप है ना।
तो ये CH2 इसके साथ जुड़े। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड के जितने भी कंपोजिशन थे उसके बारे में देख लिए। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए का है, अगर डीएनए का है तो इसमें क्या रहेगा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा, और नाइट्रोजन बेस में क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेस में A G C T है, डीएनए है ना, डीएनए, और प्लस में फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और अगर आरएनए, अगर आरएनए है तो यहां पर क्या चेंज कर जाएगा, राइबोज हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज की जगह राइबोज हो जाएगा। और नाइट्रोजन बेस A G C U है, और बाकी फॉस्फेट ग्रुप वही रहेगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोटाइड में से हम माइनस कर देंगे क्या, फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा दिए, निकाल दिए, ठीक है ना, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप हटा दिए, ठीक है ना, तो ये बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डीएनए का चेन सिंपल तरीके से अगर समझे तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखो शुगर था, फिर फॉस्फेट था, फिर शुगर था, फिर फॉस्फेट था, फिर शुगर था, फिर फॉस्फेट, ऐसे ही बनते चला जाता है, ठीक है ना। और इधर से नाइट्रोजन बेस में या तो A रहेगा या T रहेगा या C रहेगा या G रहेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड ये बन गया, और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक स्ट्रैंड तो इधर से बन गया और दूसरा स्ट्रैंड इधर से बनाएंगे, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से बनते चला जाएगा। और अगर ये A है सामने, अगर इधर A है, इधर प्योरीन है, तो इधर होना चाहिए पैरामिडिन, ठीक है ना। एडेनिन क्या है, प्योरीन, तो इससे जुड़ेगा कौन, थाइमीन। एडेनिन से हमेशा, यहां पर क्या है कि एडेनिन से हमेशा थाइमीन जुड़ता है, एडेनिन से हमेशा थाइमीन जुड़ता है। और कितना बॉन्ड से, ये दोनों स्ट्रैंड के बीच, दोनों स्ट्रैंड जुड़ता है कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा दोनों स्ट्रैंड के बीच में, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ेगा, लेकिन कोई आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड से नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे,
हाइड्रोजन के बीच और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच लगता है। तो A और T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन कितना होगा? तो याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता है नीट में। A और T के बीच में 2 बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर कितना बॉन्ड बनाना है? 2 बॉन्ड। वैसे ही अगर ये T है तो T है तो इधर होगा क्या? A। इधर क्या होगा? इधर होगा A। और ये भी डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। फिर इससे C है साम, तो C से हमेशा कौन जुड़ेगा? C और G के बीच में बॉन्डिंग होता है। C और G के बीच, G और C या C और G, ठीक है ना? C और G के बीच में बॉन्डिंग होगा तो कितने बॉन्ड होगा? यहां पर 3 बॉन्ड, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो G लिखेंगे और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। उसी के बाद ये शुगर है, यहां पर G है, तो इधर क्या हो जाएगा? C। इधर क्या हो जाएगा? C। और ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये बन गया तुम्हारा डीएनए, ये बन गया पूरा। इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड इधर है और एक स्ट्रैंड इधर है। तो यहां पर ये याद रखना है कि एडेनिन और थायमीन में हमेशा डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और साइटोसिन और ग्वानिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। और ये दोनों इस तरह से स्टेबल रहेंगे। और ये ऐसे सीधा नहीं रहता है, ये हेलिकल डायरेक्शन, हेलिकली मुड़ जाता है। ये मतलब एक इस तरह से लो और उसको मोड़ दो स्प्रिंग की तरह। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है 2D में, और 2D में है तो इसको पकड़ के और इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा दो, राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमा दिए तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। ये हो जाएगा कुछ इस तरह का, जो प्रोटीन में स्ट्रक्चर बनाया था ना हेलिकल, उस तरह का। तो एक स्ट्रैंड इस तरह से घुमा रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से घुमा रहेगा, और यही बन जाएगा क्या? डीएनए। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग बना के देखेंगे, पहले इसको लिखो। तो ये डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? प्लेन स्ट्रक्चर है, लेकिन प्लेन नहीं होता है। ये प्लेन नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। हाँ, थोड़ा ट्विस्टेड होता है। अब वो सीधा था, प्लेन था, उसको थोड़ा घुमा देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर ऐसा है, और दूसरा स्ट्रैंड ऐसा है, और इसमें अंदर में 4 नाइट्रोजन बेस इस तरह से जुड़ा होगा। AT G। AT C G T A G C। वैसे ही इसको इस तरह से भी
दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अंदर जुड़ा रहता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर, हेलिकल डबल स्ट्रैंड इसको बोलेंगे हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। एक चीज और देखना है इसमें कि इसका एक डायरेक्शन होता है, देखे थे 3' to 5'। तो अगर इधर वाला स्ट्रैंड 3' पे एंड हो रहा है, तो इधर वाला 5' पे, इधर वाला 3' है तो इधर वाला 5'। तो इसका एक डायरेक्शन होता है 3' 5', 5' 3'। सर फिर ये वाला डीएनए फिर एक साथ 3 हो गया ना, ऊपर से 3। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़े। न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दो तरह का हो सकता है, एक आरएनए का और एक डीएनए का। आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है? जैसे कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड यूनिट 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड यूनिट 3 चीजों से मिलकर बना होगा, एक सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अब डीएनए होगा तो उसमें सुगर डीऑक्सीराइबोज होगा और नाइट्रोजन बेस AgCT होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। और आरएनए में राइबोज सुगर होगा डीऑक्सीराइबोज की जगह और नाइट्रोजन बेस AgCU होगा, T नहीं होगा, ठीक है ना। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड का होगा, इसमें कोई डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। और डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होगा। डबल स्ट्रैंडेड आपस में दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। और डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ ये थोड़ा ट्विस्टेड भी होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाकर देता है, ठीक है ना। तो ये था न्यूक्लिक एसिड और इसका काम क्या है? तो रेप्लिकेशन बनाना करना। सबसे पहले तो डीएनए क्या करेगा? खुद अपना एक कॉपी बना सकता है और अगले जनरेशन में सेंड कर सकता है। कॉपी बनेगा तब ना सेंड होगा। ये डीएनए अपना कॉपी बनाएगा और उसको नेक्स्ट जनरेशन में सेंड करेगा। अगर माता पिता का डीएनए कॉपी होगा तो उसके संतान में सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी बनाना। ये डीएनए अपना एक कॉपी बना सकता है ताकि वो अगले जनरेशन में जाए, ठीक है। और ये डीएनए से ही प्रोटीन भी बनता है। ये डीएनए से ही कौन सा प्रोटीन बनाना है ये कौन डिसाइड करता है? डीएनए। तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये सब हम लोग डिटेल में 12th क्लास में डिस्कस करें, ठीक है।